लगातार पार्टी अपनी बैठकें कर रही है। वहीं आपको बता दें कि 10 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है और कांग्रेस अभी तक अपने 9 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं कर पाई है। सभी पार्टियां अपनी तैयारियां कर रही हैं। आपको बता दें कि 25 तारीख को करनाल में उपचुनाव भी होने हैं हरियाणा में और 25 तारीख को लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी ने अपने 10 की 10 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। चुनाव नजदीक है, बैठकें लगातार जारी है। इलेक्शन कमीशन की भी बैठकें हो रही हैं, सभी को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी है और अपनी तैयारियां तेज कर चुकी है। चुनाव को देखते हुए सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है और वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी फुल पावर में नजर आ रही है और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं की है। हरियाणा में अगर बात करें जिंद के बांगेर में, तो वहां पर बीजेपी की विजय संकल्प रैली भी हुई है और उचाना में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की विजय संकल्प रैली हुई। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला, राज्यसभा सदस्य सुबेश बराला, जिंद जिला अध्यक्ष राजू मोर और इनके समेत कई मंत्री भी मौजूद रहे। हांसी अनाज मंडी में बीजेपी की विजय संकल्प रैली हुई। मतलब बीजेपी जगह जगह अपनी रैलियां निकाल रही है। बीजेपी तमाम तैयारियों को लेकर मैदान में उतर रही है। बीजेपी तमाम तैयारियों के साथ नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें विपक्षी दल की, तो विपक्षी दल अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने चौंकाते हुए 2019 में हरियाणा में क्लीन स्वीप किया था और अब भी बीजेपी का यही मकसद है कि 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करें। हालांकि इस कुछ महीनों पर हुए विधानसभा चुनाव पार्टी में बीजेपी पिछले 2019 में हुए थे जो भी चुनाव, उसमें काफी बहुमत से जीतकर आई थी और अब 2024 लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे, तो इसके चलते भी हरियाणा की राजनीति में राज्य की 10 लोकसभा सीटों को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं बीजेपी की यही कोशिश रही कि हर साल में 10 सीटों को फिर से हर हाल में हासिल किया जाए और इसके चलते बीजेपी ने राज्य की 6 सीट पर कांग्रेस से आए नेताओं को भी इस बार टिकट दिया है। आपको बता दें कि 10 सीटों में से 6 सीट कांग्रेस के नेताओं को दी गई है। पार्टी के संगठन में इसकी खूब चर्चा भी हो रही है। दस में से 6 सीटों पर कांग्रेस के नेता हैं जिनको इस बार बीजेपी ने मैदान में उतारा है। हाल ही में नवीन जिंदल जी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। इसी चर्चा पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश चरकी दादरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, बात करें अगर हम ग्राउंड की, तो ग्राउंड पर कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है? कौन सी पार्टी अपने किन मुद्दों को लेकर इस बार जो है चुनावी मैदान में उतरी है? जी, मैं बताना चाहूंगा, अगर भिवानी महेंद्र लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे जो है सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से जो है कोशिश कर रही हैं कि सभी प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। चाहे वो बीजेपी से चौधरी धर्मवीर सिंह की बात है जो यहाँ से लगातार दूसरी बार लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशी बीजेपी द्वारा बनाए गए हैं। वहीं अगर जेजेपी की बात की जाए तो राव बहादुर सिंह है जिनको यहाँ से जेजेपी द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है। साथ में अभी कांग्रेस प्रत्याशी की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सभी प्रत्याशी अपने अपने जो है तरीके से
आम जनता के बीच में जाकर बैठक और वैसे डोर टू डोर अभियान भी चलाकर लोगों से ज्यादा वोट की अपील की जा रही है। बाकी अभी तक जो कांग्रेस का प्रत्याशी है उसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है, जिसको लेकर का अभी संभावना ये जताई जा रही है कि भाई जो बीजेपी का प्रत्याशी है चौधरी धर्मवीर सिंह, उनका ज्यादा यहाँ पे वो देखने को मिल रहा है। बाकी अभी कांग्रेस की प्रत्याशी डिक्लेयर होने के बाद में स्थिति जो है स्पष्ट हो पाएगी। ठीक है उमेश, आपको रोकना चाहूंगी, आपके पास लौटूंगी फिर से इस चर्चा पर। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अंश वत्स भी इस चर्चा पर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंश जी हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे यही सवाल लेना चाहूंगी कि किन मुद्दों को लेकर इस बार जो है कांग्रेस पार्टी हरियाणा में उतरेगी और अभी तक घोषणा क्यों नहीं की गई है? 9 सीटों पर अभी तक एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है, उस पर भी आएंगे बाद में। सबसे पहले आप बताइए किन मुद्दों को लेकर इस बार कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतरने वाली है? देखिए, इस बार के हमारे जो सबसे ज्यादा प्रबल मुद्दे हैं वो यही है कि किस प्रकार से एक 10 साल की एक सरकार रही है जिसने तमाम जुमले पेश करके 2014 में और 2019 में वो सरकार में आए थे। चाहे वो बात हो बेरोजगारी की, महंगाई की, किसानों की बात हो किस प्रकार से आज महिलाओं के साथ अपराध में आज हरियाणा बहुत ज्यादा आगे आ चुका है कि महिलाओं पर अपराध होते जा रहे हैं। किसानों के साथ किस प्रकार से धोखा किया है, महंगाई किस प्रकार से चरम सीमा पर, बेरोजगारी किस प्रकार से चरम सीमा पर, तमाम पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। तो इन सभी मुद्दों को लेकर हम आज जाने वाले, हम इस मुद्दे को भी लेकर जाने वाले किस प्रकार से आज लोकतंत्र संविधान खतरे में, और इसी को लेकर आज हमारी दिल्ली के रामलीला मैदान में भी एक पूरे इंडिया गठबंधन की एक महारैली है और उसमें आप हालांकि ये महारैली तो केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ होने वाली है। इस मेगा रैली का तो हरियाणा के चुनाव पर असर पड़ता है नहीं पड़ना है वो तो वक्त है, पर ये तो केजरीवाल से जुड़ा मामला है। फिलहाल हरियाणा में ऐसी कौन सी प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर आप उतरने वाले हैं? नहीं, तो वही मैंने आपको बताया ना कि केजरीवाल जी का अगर वो मुद्दा है, लेकिन है तो इसी चीज को हम लेकर चल रहे हैं ना कि किस प्रकार से संविधान को खत्म किया जा रहा है। अच्छा। लोकतंत्र को, तो उस मुद्दे को भी तो हम हरियाणा में लोगों को बताएंगे ना। ये आप जब हम प्रधानमंत्री के चुनाव के या लोकसभा चुनाव के लिए जब हम जाते हैं तब हम इस प्रकार से नहीं देखते कि हरियाणा का मुद्दा क्या रहेगा, बिहार का क्या मुद्दा रहेगा। अच्छा, ये तो बात हुई कि हम मुद्दे देखते हैं। ये तो बात हुई कि चलो हम बीजेपी सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, कांग्रेस पार्टी जो है वो क्या करेगी अगर चुनाव में जीत हासिल करती है तो? हमने राहुल गांधी जी ने 5 न्याय के लेकर बात करी है और 5 न्याय को लेकर हमने तमाम न्याय में गारंटी भी हमने 5 घोषित किया। तो इस प्रकार से हमने तकरीबन 25 गारंटी लोगों को बीच में लेके गए हैं और 6 अप्रैल को सोनिया गांधी जी जो है वो जयपुर में हमारा मैनिफेस्टो भी रिलीज करने वाली है। तो अगर आप देखेंगे सबकी जिस प्रकार से खाली पड़े पद जो है केंद्र सरकार में उनको भरने की हम बात करेंगे। हम बात करेंगे किस प्रकार से महिलाओं को हम ज्यादा अवसर दें, उनको आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। अगर मैं श्रमिकों की बात करूं तो उनको उनका अधिकार मिले। तो तमाम जो लोग हैं सभी लोगों को उनका किस प्रकार से अधिकार दिया जाए, उनको किस प्रकार से तो आज उन पर ज्यादती हुई है इन बीते 10 सालों में, तो कहीं ना कहीं उस चीज को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करेंगे, सबको उनका अधिकार देने के लिए हम काम करेंगे। तो जो 5 न्याय, हम उन 5 न्याय को लेकर आगे जाएंगे जनता के बीच में इन लोकसभा चुनावों में। बेरोजगारी इस बार लगता है बड़ा मुद्दा होने वाला है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी तक 9 सीटों पर कांग्रेस का दाव क्यों फंसा हुआ है? सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा क्यों नहीं हो रही है? देखिए, जो मैंने आपको हर बार ये बताया है और हमारी पार्टी की तरफ से भी ये बात स्पष्ट है कि सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता वो ये है कि जो दूसरे तीसरे चरण और चौथे चरण के जो सीटें हैं, पहले हम उनके प्रत्याशियों पर मंथन कर रहे हैं और उन प्रत्याशियों को पहले उतारने के मैदान में हम कोशिश में है, ताकि उन लोगों को एक समय मिल सके कि वो अपने चुनाव की तैयारी कर सके। और हरियाणा का जो चुनाव है 6ठे चरण में है, तो इस वजह से हमारी प्राथमिकता जो दूसरे तीसरे चरण के प्रत्याशियों के ऊपर है कि पहले उनकी घोषणा कर दी जाए। इस वजह से, और आज भी हमारी सीसी की बैठक है, तो आज भी कई सीटों पर ऐलान हो सकते हैं। तो आप चिंता मत करिए, जरूर जल्दी होगा हरियाणा की भी सीटों का ऐलान। ठीक है, हमारे साथ भूपेंद्र गहलावत बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। आपके पास लौटूंगी मैं वत्स जल्द ही। भूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आगे बढ़े उससे पहले आपसे भी मेरा यही सेम सवाल होगा कि किन मुद्दों को लेकर इस बार बीजेपी जो है हरियाणा में चुनावी मैदान में उतरते नजर आएगी? देखिए, हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फहराने का काम करेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो कोई भी नेता चुनाव लड़ने को ही तैयार नहीं है। सब लोग टिकट छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं।
हमने ये भी समय देखा था कि जब बहुत लंबी लाइन होती थी टिकट मांगने वालों की, और आज ऐसी स्थिति बन गई कि कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि सबको हार अपने सामने नजर आ रही है, इसलिए कोई भी चुनाव लड़ने को जी, अगर कोई चुनाव लड़ने को तैयार भी होता है तो बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम आपको पार्टी की टिकट दे देंगे, आप जहां से भी लड़ना चाहें हमारे साथ लड़िए, आप हमारे साथ आइए। तो यही हम देख रहे हैं, हर कोई नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा है, बीजेपी को जोड़ रहा है, और वहां पर बीजेपी के साथ अब वो जुड़ के जिस भी टिकट पे, जिस भी जगह पे वो लड़ना चाह रहे हैं, वहां से उनको बीजेपी टिकट दे रही है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है कांग्रेस के लिए। अभी तक प्रत्याशियों के नाम की घोषणा नहीं हो पा रही है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब से 9.5 साल से सेंटर में और हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, पूरे भारतवर्ष की जनता और हरियाणा प्रदेश की जनता उनकी तरफ आकर्षित हो रही है, और सबके सब लोग उनकी नीतियों में विश्वास करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, अगर उसके खिलाफ कोई केस नहीं है तो हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि हमको तो अपनी पार्टी को बहुत बड़ा बनाना है, और आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और वहाँ तो देखिए, इनका तो ज्योतम पुजार है, इनका तो 9.5 साल से संगठन भी खड़ा नहीं हुआ, और क्या इनको पता नहीं इनके पास कैंडिडेट कहाँ है। ये कितने दिनों से इनकी मीटिंग होती है, और मीटिंग में भी इनके लोग नहीं आते, कितना ज्योतम पुजार वहाँ पर है। और मैं ये कहता हूँ, मैंने तो 3-4 जो लोकसभा के क्षेत्र है, हफ्ते पहले उनका दौरा किया है, और मैंने जाके जगह जगह पर देखा है, इतनी भीड़ उमड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के जो भी उम्मीदवार है उनके समर्थन में, और सभी पार्टियों के लोग छोड़ कर आ रहे हैं। इतनी कल्याणकारी योजनाएं हमारी पार्टी ने लागू की है। कांग्रेस ने तो 60 साल में सिर्फ देश को लूटने का काम किया, और उसका नतीजा इनके सामने आ रहा है। कितने लोग आज इनकी जमानत पर हैं, कितने लोगों के खिलाफ केस चल पड़े, कितने लोगों ने घोटाले किए हुए हैं, आज सबके सामने आ रहे हैं। इसलिए जनता इनको माफ नहीं करेगी। जब 9.5 साल हरियाणा प्रदेश में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही, किस तरह से किसानों की जमीनों पे डाका डालने का काम इन लोगों ने किया, किस तरह से घोटाले किए, किस तरह से खर्ची पर्ची लेके नौकरियां देने की बात की। भूपेंद्र जी, अंश जी ने तो साफ साफ आरोप लगाया है कि अगर कोई आपकी पार्टी में शामिल नहीं होता है तो आप ईडी और सीबीआई को उनके घर भेज देंगे। मैं ये कहता हूँ, ये आरोप लगाने वाले अपने नेताओं को ये क्यों नहीं कहते वो घपले ना करें, वो भ्रष्टाचार ना करें। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो ईडी किस लिए होती है, सीबीआई किस लिए होती है? अरे केजरीवाल जी क्या कहते थे कि अगर ये ईडी, ये सीबीआई, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट अगर सोनिया को, राहुल को अरेस्ट नहीं कर सकते तो इनको बंद कर देना चाहिए। आज वही अगर उनको हम एक्शन ले रहे हैं तो आज इनको दर्द हो रहा है। इनको अपने नेताओं को चाहिए कि वो उनको आदेश दे कि वो चोरी ना करें। अगर जनता के पैसा पे डाका डालने का काम करेंगे तो क्यों नहीं ईडी इनको गिरफ्तार करेगी? 100% ईडी गिरफ्तार करेगी। ठीक है, ठीक है। हम चोरी नहीं करने देंगे। एक चोर तो इकट्ठे हो गए सारे। उन्होंने एक और बड़ा मुद्दा बताया कि हरियाणा में बेरोजगारी को लेकर वो मैदान में उतर रहे हैं, और बेरोजगारी जो है चरम सीमा पर है बीजेपी की सरकार में, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब 9.5 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार रही, सिर्फ 86,000 नौकरियां खर्ची पर्ची लेके दे के सरकारी नौकरियां लगाई थी। आज हम 1,30,000 सरकारी नौकरी लगा चुके हैं, और हमने स्टार्टअप जो किया है उसके तहत हमने कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया है। हमारे यहाँ निवेश आ रहा है, इतनी डेवलपमेंट हुई है, सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट है हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाने को तैयार है। हमने मारुति का उद्योग लगवाया है, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या नहीं है। ये कुछ लोग बेरोजगार हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में जिन्होंने गलत तरीके से स्कूल कॉलेज बना लिए थे और बगैर पढ़े बच्चों को पैसे लेके डिग्रियां देते थे, उनको छोड़कर आज कोई भी बेरोजगार नहीं है। और हम पूरी मेरिट के आधार पर बिना खर्ची पर्ची के लोगों को नौकरी देने का काम करते हैं। हमारे यहाँ ट्रांसफर पॉलिसी इतनी बढ़िया है कि दूसरी स्टेट भी हमारे को अडॉप्ट करने का काम कर रही है। और हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटें तीसरी बार भी हम जीतकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने का काम करेंगे, और पूरे देश में जो 400 सीटों का हमारा टारगेट है उससे भी हम आगे जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आपका सवाल के जवाब जो है, आपके जो काउंटर है उसका जवाब जो मैं अनुष जी से लेना चाहूंगी। अनुष जी, लगातार भूपेंद्र जी ने जैसा कहा कि अभी जिनके पास फर्जी डिग्री है वही बेरोजगार है, तो आप किन तथ्यों पे कह रहे हैं कि बेरोजगारी जो है चरम पर है और बेरोजगारी का जो है अहम मुद्दा होने वाला है कांग्रेस पार्टी का इस बार हरियाणा में? बेरोजगारी का मुद्दा इसलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि आज अगर मैं
सरकार के ही आंकड़ों की बात करूं तो सरकारी आंकड़ा कहता है कि आज 2 लाख से अधिक हरियाणा में सरकारी पद खाली है। अगर ये नौकरी लगा रहे हैं तो आज क्यों वो 2 लाख सरकारी पद खाली है? आज रेलवे, जब हम संसद भवन में जब सरकार से सवाल पूछते हैं तो सरकार ये जवाब देती है कि आज रेलवे में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तो उन वैकेंसी को क्यों नहीं भरा गया? अगर मोदी जी 2014 में ये नारा देते 2 करोड़ रोजगार सालाना देंगे, तो क्यों आज खाली पड़े पदों को वो भरने का काम नहीं कर रहे हैं? क्यों आज अग्निवीर जैसी योजना ला रहे हैं और उसके बाद युवाओं को 4 साल बाद वो बेरोजगार करने की बात कर रहे हैं? तो इस वजह से हम बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। इन्होंने कई बातें करी हैं भूपेंद्र जी ने, मैं इनकी कई बातों का जवाब देना चाहता हूँ कि जिनके ऊपर केस नहीं है उन लोगों को ये मैदान में उठा रहे हैं। वायनाड से भाजपा ने जिस प्रत्याशी को उतारा है राहुल गांधी जी के खिलाफ, उसके ऊपर 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। आपने क्यों उस व्यक्ति को टिकट दी? आपने क्यों अजय मिश्रा टेनी को टिकट दी, जिसके बेटे ने किसानों के ऊपर लखीमपुर खीरी में गाड़ी चला दी थी? आपने क्यों उस व्यक्ति को टिकट दी? आपके कई ऐसे नेताओं के मैं नाम बता सकता हूँ। नवीन जिंदल को पहले आप भ्रष्टाचारी कहते थे, 5 मिनट बाद आप उनको टिकट देते थे, उसके बाद आप उनको देशभक्त कहते हैं। आज सच्चाई ये है कि ये ईडी जो सीबीआई जो है वो सब उन्हीं लोगों के खिलाफ। बीच में रोकना चाहूंगी आपको। आप कह रहे हैं कि इन्होंने टिकट क्यों दी, पर कांग्रेस पार्टी ने भी तो इनको नहीं निकाला ना। कांग्रेस पार्टी ने भी इनको अपने पार्टी से बेदखल नहीं किया कि आपके ऊपर इतने आरोप लगे हैं, आपको अब हमारी पार्टी से जो है निकाला जा रहा है। आप मुझे बताइए, वो कांग्रेस पार्टी में लगातार बने हुए थे। हमने आरोप नहीं लगाया था उन पर। हमने ना ही प्रफुल्ल पटेल पर आरोप लगाया था, जिस पर मोदी जी 2014 का चुनाव जीतकर उसके बाद प्रधानमंत्री बने। फिर जब वो उनके गठबंधन के सहयोगी बन जाते तो उनको क्लीन चिट देते। तो हमने ना ही प्रफुल्ल पटेल पर सवाल उठाया था, ना ही हमने नवीन जिंदल पर सवाल उठाया, जिसको भाजपा भ्रष्टाचारी कहती थी, लेकिन जैसी टिकट दी उसके बाद उनको उन्होंने देशभक्त कह दिया। एक बात बताइए, जब तक आपकी पार्टी में थे आपने आरोप नहीं लगाया, और जब उनकी पार्टी में चले गए हैं तो अब उन पर भी आरोप लगने शुरू हो गए हैं? नहीं, हम उनसे ये कह रहे हैं, जैसे कल ही कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये सवाल उठाया था कि अगर मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूं, अगर प्रफुल्ल पटेल को आपने क्लीन चिट दी है तो आपने क्यों उनको 2014 से पहले भ्रष्टाचारी बताया था? अगर आपने उनको भ्रष्टाचारी 2014 से पहले बताया था तो आपको क्लीन चिट देने के बाद उनको माफी मांगनी चाहिए, आपको कहना चाहिए कि हमने झूठे आरोप लगाए हैं। लेकिन अगर आप उनको कह रहे हैं कि उनको क्लीन चिट आपने इस वजह से दी है क्योंकि वो आपके गठबंधन के सहयोगी हैं, तो क्यों आपने ऐसा किया है? तो हम ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर आप जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचारी कह रहे हैं तो जैसे ही वो व्यक्ति या तो आपकी पार्टी में आ जाता है या आपके गठबंधन का सहयोगी बन जाता है, तो क्यों वो व्यक्ति आपके लिए देशभक्त बन जाता है? हम ये सवाल उठा रहे हैं। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्यों आज अजीत पवार। ठीक है अंश जी, समय की पाबंदी है, इसलिए मैं जल्द से जल्द आप लोगों को कमेंट चाहूंगी। आपके सवाल का जवाब भूपेंद्र जी मैं आपसे लूंगी कि क्यों आप उन लोगों को अपने बीजेपी पार्टी में शामिल कर रहा है जिन लोगों पे पहले आप आरोप लगाते हैं और फिर उन्हें अपने पार्टी में शामिल कर लेते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई भी आरोपित जिसका आरोप सिद्ध हो गया हो वो भारतीय जनता पार्टी और उसके एनडीए में नहीं है, और लालू यादव को जिसको सजा भी हो गई, आरोपित होना अलग बात है और सजा होना अलग बात है। वो किसके गठबंधन में है और कितने इनके नेता हैं? मैं राहुल और सोनिया की बात करूं, जमानत उनकी कब हुई? ये हमारे पर आरोप लगाते हैं ईडी का मिसयूज होता है। जब आदरणीय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे तब इन दोनों के खिलाफ केस हुआ और इन्होंने उस केस को खारिज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको फटकारने का काम किया और ये इनके ऊपर केस चल रहा है। जमानत तो इनकी जब हुई है। हमारी बीजेपी सरकार किसी को ना फंसाती है ना बचाती है। फाइनल कमेंट भूपेंद्र जी आपका। भूपेंद्र जी सुन पा रहे हैं हमें आप? ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। अंश जी, फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी इस पूरे चर्चा पर। हमारे पास समय की पाबंदी है, इसलिए फाइनल कमेंट जल्द से जल्द आपका। देखिए, अगर आज का आप देखेंगे चुनाव 2024 तो चुनाव में जनता भाजपा को 400 पार का जो नारा देता तो 400 पार क्या है, इनकी 200 तक की भी सीटें नहीं आने वाली, क्योंकि आज अपनी जनता जो है अपने असल मुद्दे जो है बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के साथ जो आज इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, किसानों के रास्ते में इन्होंने जो कीले बिछाने का काम किया है, उन मुद्दों को लेकर किस प्रकार से हरियाणा की शान बान शान जो पहलवान बेटियां थी उनको सड़कों पर घसीटा गया है, उस मुद्दे को, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे जिस प्रकार से भाजपा ने भ्रष्टाचार किया, अडानी का महा घोटाला रहा है, इन तमाम मुद्दों पर आज हरियाणा की जनता, इस देश की जनता भाजपा को जवाब देने वाली है और जनता उनको बताएगी कि इनका अहंकार जो है वो चूर होगा, क्योंकि इस देश की बहुत पुरानी परंपरा है कि अहंकार, राजा का अहंकार टूटता है। ठीक है,
ठीक है अंशी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। भूपेंद्र जी आपका धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए, अगर आप हमारे साथ अभी बने हुए हैं। उमेश आपका बहुत धन्यवाद चरखीदारी से हमें तमाम अपडेट देने के लिए। तो इस चर्चा पर आज के लिए हमारे साथ बस इतना ही, फिर लगातार आपके साथ हम चर्चा करते रहेंगे। हर कोई अपडेट पर बने रहिए हमारे साथ। तो फिलहाल आज के लिए इस चर्चा पर यहीं लगाएंगे विराम। नमस्कार।